बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज है 22 मई 2022 और आज के इस वीडियो में 21 और 22 मई 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे सारी जानकारी विस्तार पूर्वक आपको दिया जाएगा। इस श्रृंखला के जितने वीडियो चैनल पर अपलोड होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला के सारे वीडियो को आप देखकर अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पर आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। ये प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा अर्थात अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। इसकी विस्तृत जानकारी हमने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा दरभंगा एयरपोर्ट, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दरभंगा एयरपोर्ट की बात करें तो हमने आपको एक जानकारी दिया था कि दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा की जो शुरुआत हुई थी ये 8 नवंबर 2020 को हुई थी। ये जानकारी भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक हमारा बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का पीडीएफ लॉन्च हुआ है। हालांकि मार्केट में और ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजन पे इसका बुक भी उपलब्ध है। अपनी सुविधा के अनुसार आप कहीं से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ ये बीपीएससी मेकर ऐप पर भी उपलब्ध है, वहां से भी आप इसे प्राप्त कर पाएंगे। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि 2022 में बिहार में जितनी परीक्षाएं आयोजित होगी ऐसी परीक्षाओं के लिए हमारा करंट अफेयर्स का नया कोर्स लॉन्च हुआ बीपीएससी मेकर ऐप पर। एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। आपके सामने करंट अफेयर्स कोर्स में 2 पैकेज आपको मिलेगा। अपनी सुविधा के अनुसार किसी को भी आप ज्वाइन कर पाएंगे और ज्वाइन करने से फायदा आपको यहाँ पर ये होगा, जो भी कोर्स होगा उतने दिनों का प्रीवियस मटेरियल भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो 2022 में जितनी परीक्षाएं बिहार में आयोजित होगी ये सारे के सारे मटेरियल आपके बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है, जिसमें कि बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सारे घटनाएं शामिल होती है। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में ब्राजील में आयोजित 24वीं ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक्स 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऋतिक आनंद। हालांकि डेफ ओलंपिक्स 2021 के बारे में कंप्लीट जानकारी हमने कल भी आपको दिया था, लेकिन आज का प्रश्न थोड़ा सा अलग है। इनका नाम है ऋतिक आनंद और ये बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले हैं। चूंकि प्रश्न में यहाँ पर हमने लिखा है हाजीपुर, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि हाजीपुर कोई जिला नहीं बल्कि जो वैशाली जिला है और वैशाली जिला का हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय ही हाजीपुर है। ये चीज को यहाँ से आपको समझना है। अब आपको इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं कि ब्राजील में आयोजित 24वीं ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक्स 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर बिहार के ऋतिक आनंद ने स्वर्ण पदक जीता है। ये ध्यान रखना आपको। इससे पहले इनकी एक उपलब्धि की अगर हम बात करें तो इससे पहले उन्होंने यूथ वर्ल्ड डीफ बैडमिंटनशिप 2019 में सिल्वर मेडल अर्थात रजत पदक हासिल किया था। आप यहाँ पर ऋतिक आनंद को इस इमेज में देख सकते हैं, जो कि हाजीपुर वैशाली के रहने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ओलंपिक के प्रकार की, आप लोग अमूमन जानते हैं कि ओलंपिक और पैरालंपिक होता है, लेकिन अगर हम बात करें ओलंपिक के प्रकार की, यहाँ पे कर नहीं बल्कि यहाँ पे के होना चाहिए। ओलंपिक के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार कौन कौन से उसकी जानकारी आप यहाँ पर आकर देंगे कि 3 तरह के ओलंपिक का आयोजन होता है। एक तो सामान्य ओलंपिक होता है, दूसरा होता है पैरालंपिक जिसमें कि दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेते हैं, जबकि तीसरे प्रकार के ओलंपिक की बात करें तो तीसरा ओलंपिक डेफ ओलंपिक है, जिसमें कि नहीं सुन सकने और नहीं बोल सकने वाले खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। तो यहाँ से ये भी आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के दूसरे प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे वैशाली की। वैशाली बिहार के जो 38 जिलों में से एक जिला है, ये किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है और ये कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। हम यहाँ पर इस स्लाइड में देखेंगे कि बिहार के 38 जिलों में से वैशाली जिला जो है ये तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है और ये तिरहुत प्रमंडल का जो हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय है ये मुजफ्फरपुर है। और तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत जिलों की संख्या है कुल मिला के 6। ये जिले हैं मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली। हमने यहाँ पे ब्रैकेट में 4 इसलिए लिखा क्योंकि वैशाली जिले की जो सीमा है ये 4 अन्य जिलों की सीमा के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। आप बिहार वाले मैप पर यहाँ पर देख सकते हैं ये वैशाली की स्थिति है और वैशाली जिले की सीमा जो अन्य 4 जिलों के साथ साझा होता है उनमें एक तो राजधानी पटना है, दूसरा समस्तीपुर, तीसरा मुजफ्फरपुर और चौथा सारण है। सारण जो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में छपरा लिखा गया है, छपरा कोई जिला नहीं बल्कि सारण बिहार का एक जिला है। ये यहाँ से आप लोग ध्यान रखेगा।
तो आपको यहाँ से नोट करना है कि वैशाली जिला बिहार के अन्य 4 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें पटना जिले की, तो एक प्रश्न 65वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। बिहार की राजधानी पटना है, जो पटना जिला है ये कितने अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुल 9 जिलों के साथ पटना अपनी जिले की सीमा को साझा करता है। ये जानकारी यहां से आपको नोट करना है। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में चंपारण सत्याग्रह के नायक राजकुमार शुक्ल की 93वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। बताएं कि उनका जन्म बिहार के किस गांव में हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये गांव से संबंधित राजकुमार शुक्ल का। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुरली भरहवा। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि चंपारण सत्याग्रह के नायक और स्वतंत्रता सेनानी पंडित राजकुमार शुक्ल की हाल ही में 20 मई 2022 को 93वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। और यहाँ पर आगे हम कुछ अन्य पॉइंट की बात करें जो एग्जाम में आपके पूछे जाने की संभावना है, तो कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने गांधी जी को चंपारण की स्थिति के बारे में बताया और उन्हें बिहार आने के लिए आमंत्रित किया था। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर राजकुमार शुक्ल की अगर हम बात करें जन्म की, तो उनका जन्म 23 अगस्त 1875 को पश्चिमी चंपारण जिले के मुरली भरहवा गांव में हुआ था। यह प्रश्न बीपीएससी में कई बार पूछा गया, रिपीट हुआ प्रश्न है। इनका जो मतलब कह सकते हैं ग्राम कौन सा, ये एग्जाम में पूछा गया है। और उनकी जो मृत्यु हुई थी, ये आपको ध्यान रखना, 20 मई 1929 को हुई थी। और यहाँ पे विकल्प पे जब आप नजर डालेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में आपको जीरादेई देखने को मिल रहा है। जीरादेई ग्राम की हम बात करें तो ये सिवान जिले का एक ग्राम है, जहां पर भारत के प्रथम व द्वितीय राष्ट्रपति का जन्म हुआ था। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म स्थान है, ये सिवान जिले का जीरादेई ग्राम है। अब यहाँ से एक मैं स्टेटमेंट आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, कभी भी आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी ने जीरादेई ग्राम को अपने शब्दों में तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया था। ये जानकारी आप लोग नोट कर लीजिएगा। कई बार यहाँ पर देखा गया एग्जाम में कि स्टेटमेंट टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला की। ध्यान रखिए, पश्चिमी चंपारण जिला जो बिहार का है, ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है। अब यहाँ पर हम विकल्प नंबर सी पर नजर डालेंगे तो हमने जगदीशपुर यहाँ पर लिखा है। तो आपको बता दूं कि वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के ही राजा थे, ये यहीं से संबंधित थे। ये आपको ध्यान रखना। जगदीशपुर जो क्षेत्र है ये बिहार के भोजपुर जिले के अंतर्गत आता है। और वहीं पे आरा की बात करें, बहुत लोगों के जबान से आप लोग सुने होंगे आरा जिला। एक्चुअली में वास्तविकता देखा जाए तो आरा कोई जिला नहीं है। आरा जो मतलब क्षेत्र है ये भोजपुर जिले के अंतर्गत आता है। आप लोग भोजपुरी में बहुत सारा गाना सुने होंगे, आरा जिला घर बात है कौन बात के डर बा, ऐसे करके है, आरा जिला उखाड़ देला किला, ऐसे करके बहुत सारे सॉन्ग है भोजपुरी में जो कि आपको ध्यान रखना है, उस पर आपको नहीं जाना है। आरा कोई जिला नहीं है बिहार में, एक्चुअली में देखा जाए तो भोजपुर एक जिला है। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो हमने यहाँ पर निमाकुल लिखा। निमाकुल ग्राम जो है ये नालंदा जिले का एक ग्राम है, जो कि हाल ही में बहुत ज्यादा खबरों में। एक लड़का है सोनू कुमार का, 11 वर्षीय छात्र है। बहुत सारा इंटरव्यू आप सोनू कुमार का देखे होंगे, आप लोगों को इसके बारे में बताने की शायद मुझे आवश्यकता नहीं है। हम चल रहे हैं यहाँ पर आज के इस वीडियो के तीसरे प्रश्न पे। अब यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है कि ग्रामीण शासन प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए, यहाँ पर देखिए लिए शब्द छोड़ गया, तो पारदर्शिता लाने के लिए किस राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के लिए अपनी अपनी वेबसाइट का निर्माण किया जाएगा? राइट आंसर होगा बिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि बिहार सरकार के एक मिशन के रूप में सभी ग्राम पंचायत इकाइयों की अपनी वेबसाइटें होंगी, जिनमें कि उनसे संबंधित अधिकार क्षेत्र के ऐतिहासिक और जनसांख्यिकीय विवरण होंगे। इस दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में ऐसी घोषणा की गई है और इसको लेकर अभी हाल ही में एक समझौता भी किया गया है, जो आप यहाँ पर आगे वाले पॉइंट में देखेंगे। तो राज्य पंचायती राज विभाग ने प्रत्येक ग्राम पंचायतों के लिए व्यापक वेबसाइट विकसित करने के लिए बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात बेल्ट्रॉन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और अन्य केंद्र सरकार के संस्थान से संपर्क किया है। और वर्तमान में अगर हम बात करें पंचायती राज मंत्री की बिहार सरकार की, आपको ध्यान रखना बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं सम्राट चौधरी। ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण आंकड़ा मैं आपको बताने वाला हूं, बिहार में कितने पंचायत हैं। अगर वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में बिहार में ग्राम पंचायतों की जो संख्या आपको ध्यान रखना ये
8,387 है। 8,387 है वर्तमान में ग्राम पंचायत बिहार में। लेकिन हम बात करें 2020 के अंत से पहले के, 2020 में अगर हम बात करें तो 2020 में जो पंचायतों की जो संख्या थी ये 8,471 थी। लेकिन दिसंबर में, आप कह सकते हैं 2020 के अंतिम समय में बिहार की कुछ ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत में तब्दील कर दिया गया था, जिस वजह से पंचायतों की संख्या घट गई और अभी वर्तमान में बिहार में पंचायतों की संख्या है 3,000 नहीं बल्कि 8,387। ये नवीनतम आंकड़े को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे कह सकते हैं जगह पे आपको दिखेगा 8,471, तो कंफ्यूज आप नहीं होइएगा, राइट होगा 8,387। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में इस्तांबुल तुर्की में खेले गए महिलाओं की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निम्न में से किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि निखत जरीन। विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में निखत जरीन, जो कि निजामाबाद तेलंगाना की रहने वाली है, इन्होंने इस्तांबुल तुर्की में 52 किलोग्राम भार वर्ग में महिलाओं की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया। इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, वो जानकारी हमने यहाँ पर आगे लिखा है। उन्होंने निर्णायक अर्थात फाइनल मुकाबले में थाईलैंड की जिटपोंग जुटामस को हराकर इस खिताब पर कब्जा किया। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। थाईलैंड के खिलाड़ी जिटपोंग जुटामस को हराकर इस खिताब पर अपना कब्जा जमाया निखत जरीन, जो कि तेलंगाना की रहने वाली है। यहाँ पर एक आंकड़ा आपको ध्यान रखना है, इसके साथ ही निखत जरीन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बॉक्सर बन गई है। इससे पहले बात करें तो मैरी कॉम, सरिता देवी, जेन्नी आरल और लेखा केसी इस खिताब को अपने नाम कर चुकी है। वो जानकारी आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना यहाँ से इस प्रश्न से बन रही है। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के 5वें प्रश्न पे। यह 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्धपोत को हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? अब यहाँ पे बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, तो यहाँ पर 2 विकल्प हमारा सही है, INS सूरत और INS उदयगिरी। तो बीपीएससी की दृष्टिकोण से हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। आपको विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारतीय नौसेना में 2 युद्धपोतों INS सूरत और INS उदयगिरी युद्धपोत को शामिल किया गया है, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 27 नहीं बल्कि 17 मई 2022 को मझगांव डाक में किया है, मझगांव डाक शिपयार्ड में किया है। ये यहाँ से ध्यान रखें। अब यहाँ पर इन दोनों युद्धपोत की बात करें तो इन दोनों युद्धपोतों का डिजाइन नौसेना के नेवल डिजाइन निदेशालय ने किया है और इसे मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में तैयार किया गया है, फिर बनाया गया है। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अब INS सूरत की अगर हम कुछ प्रमुख बिंदुओं की चर्चा करें तो इसका वजन है 7,400 टन, इसकी लंबाई है 163 मीटर और इसके रफ्तार की बात करें तो ये 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये मतलब चल सकती है। ये संबंधित चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले 6ठे प्रश्न पे। ये 6ठा प्रश्न है कि हाल ही में या फिर कह सकते हैं भारत का पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया उत्तर प्रदेश में। आपको जानकारी दे दूंगी हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन पटवई रामपुर उत्तर प्रदेश में किया है, जो कि आपको ये ध्यान रखना है, ये भारत के करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। ये भारत का पहला अमृत सरोवर है। अब अमृत सरोवर योजना की बात करें, इसकी शुरुआत कब हुई थी, यहाँ पर आगे हमने इसकी जानकारी दिया है। आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के व्यापक उद्देश्य से 24 अप्रैल 2022 को मिशन अमृत सरोवर को शुरू किया था, जिसका समापन लक्ष्य जो है ये 15 अगस्त 2023 तक रखा गया है। यानी कि इसका जो लक्ष्य है ये 15 अगस्त 2023 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, पहला अमृत सरोवर का जो उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ पटवई रामपुर उत्तर प्रदेश में, तो आप यहाँ पर इस अमृत सरोवर को देख सकते हैं। ये पंचभुजाकार है, इसमें भुजाओं की जो संख्या है, एक तो यहाँ पर है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा है। तो ये पंचभुजाकार अमृत सरोवर है, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में पटवई रामपुर उत्तर प्रदेश में किया गया। इस तरह की चीजों को आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, इस सीरीज से अगर आपको हेल्प होती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार अगर आप लोग विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत आवश्यकता है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, तभी जाकर ये चैनल और भी ऊंचाइयों पर जाएगा। इससे अधिक से अधिक लोगों के फायदा होने की संभावना बनेगी। ठीक है, तो वैसे छात्रों के साथ आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जो कि बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। तो यहाँ पर हमारी टीम आपको बेहतर क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो जाती है। तो और लोगों की मदद कीजिए जो लोग यहाँ पर तैयारी में लगे हैं।
आज के हम यहाँ पर आज के इस वीडियो के छठे प्रश्न पे, ये छठा प्रश्न है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पे नजर डालिए। प्रश्न में पूछा गया है चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत। आपको बता दूं कि हाल ही में आई ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल अर्थात OICA की रिपोर्ट के अनुसार भारत जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। हालांकि इस सूची में चीन शीर्ष पर है। चीन की जो स्थान है, इसका जो रैंकिंग है, ये पहले स्थान पर है। आपको यहाँ पर जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे पहले स्थान पर कौन है और भारत की रैंकिंग क्या है, भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए चौथा स्थान हासिल किया, ये सारे पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनेंगे। तो भारत ने जर्मनी को छोड़ते हुए चौथा स्थान हासिल किया है। तो भारत इस समय चौथे स्थान पर है नवीनतम आंकड़ों के आधार पर, जो नवीनतम रिपोर्ट आई है OICA की। चलेंगे आज के इस वीडियो के सातवें प्रश्न पे। ये सातवां प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न की हाल ही में किस रेलवे जोन ने नवदूत नामक बैटरी से चलने वाला ड्यूअल मोड लोकोमोटिव विकसित किया है। यह भी हाल ही में विकसित किया गया पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा, जिसका मुख्यालय जबलपुर में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिम मध्य रेलवे। आपको बता दूं कि हाल ही में भारत के 18 रेलवे जोनों में से एक पश्चिम मध्य रेलवे ने नवदूत नामक बैटरी से चलने वाला ड्यूअल मोड लोकोमोटिव विकसित किया है। आप यहाँ पर इसको इस इमेज में भी देख सकते हैं। यह इंजन बैटरी और बिजली अर्थात दोनों मोड पर चल सकता है या फिर चलता है, और यह ई इंजन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 18 कोच खींच सकती है और इसमें 84 बैटरियां लगी है, जो कि वर्तमान में इसकी जो क्षमता ये 400 टन खींचने की है। तो ये सारे तथ्य आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे। अब यहाँ पर सारे विकल्प पे नजर डालिए। हमने यहाँ पर जो 18 जोनों में से 4 जोनों को यहाँ पर विकल्प में डाला है। तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय ये हाजीपुर है, और पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है, जबकि मध्य रेलवे यानी कि सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय ये मुंबई में है। ये चारों को यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला होगा हमारा यहाँ पर 8वां प्रश्न। ये प्रश्न कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में लोक मिलनी नामक एक पहल की शुरुआत की है। इस तरह की पहल राज्य में पहली बार की गई है, तो इसकी शुरुआत की गई है अभी हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा। विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के लोगों के लिए पंजाब का पहला जनसंपर्क लोक मिलनी की शुरुआत की है। ये एक जनसंपर्क कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत अभी हाल ही में कह सकते हैं पंजाब सरकार के द्वारा किया गया, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को लेकर इसकी शुरुआत हुई है, तो इसका उद्देश्य यानी कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के लोगों की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक मंच प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है, जिस दृष्टिकोण को ध्यान देते हुए हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट होगा हमारा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार वर्ष 2019 में दुनिया भर में प्रदूषण से कितने लोगों की मौत हुई थी। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा दुनिया भर में 2019 में 90 लाख लोगों की मौत हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको इस प्रश्न में बता दूं कि हाल ही में द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार 2019 में दुनिया भर में प्रदूषण से 90 लाख लोगों की मौत हुई है। और इस रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया या फिर यह भी कहा गया कि प्रदूषण संबंधी कारणों से दुनिया भर में प्रत्येक 6 में से 1 व्यक्ति की मौत होती है। ये भी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। वर्ष 2022 को 2000 से तुलना किया जाए तो उससे संबंधित एक आंकड़े हमने यहाँ पर ऐड किया है कि प्रदूषण संबंधी कारणों से मौतों की तुलना अगर साल 2000 से किया जाए तो वर्ष 2000 के बाद से अब तक इन आंकड़ों में 55% की वृद्धि हुई है। ये ध्यान रखिए, वर्ष 2000 की तुलना अगर हम 2022 से करें तो 55% की वृद्धि यहाँ पर मौत में की गई है, जो कह सकते हैं प्रदूषण संबंधी कारणों से जो मौतें होती हैं। इस रिपोर्ट में ये सारी बातों का जिक्र किया गया। नेक्स्ट होगा हमारा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस अर्थात वर्ल्ड बी डे कब या फिर किस तिथि को मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है 20 मई को, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, और इस दिवस को मनाने की शुरुआत जो हुई थी ये कह सकते हैं 2018 में हुई थी। पहली बार ये 2018 में ही मनाया गया था। अगला 11वां प्रश्न है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में किस कांग्रेसी नेता को 1 साल कैद की सजा सुनाई है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू। अब ये रोड रेज मामला क्या है ये भी जानकारी हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन हालांकि इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा नवजोत सिंह सिद्धू।
आपको बता दूं कि हाल ही में कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सर्वोच्च न्यायालय ने 1988 अर्थात 3 दशक से अधिक पुराने रोड रेज मामले में 1 साल कैद की सजा सुनाई है। आप यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू को देख सकते हैं, ये कपिल शर्मा शो में भी आते हैं, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पे मामला किया है वो आपको बताता हूँ। दरअसल पटियाला पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बुजुर्ग को पार्किंग के विवाद में घूसा मार दिया था, जिसके बाद से बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया, वहां पर उनकी मौत हो गई। उस समय 1988 के टाइम में नवजोत सिंह सिद्धू थोड़े से जवान थे और ये काफी ज्यादा कर सकते हैं खबरों में थे, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे, अभी भी पॉपुलर हैं, लेकिन उस समय नया नया पॉपुलैरिटी उनके सामने आए थे। तो ऐसे में वो पार्किंग के विवाद में एक मतलब कर सकते हैं बुजुर्ग को, कर सकते हैं 80 वर्ष का एक बुजुर्ग था, शायद 80 वर्ष या मुझे एक्चुअली में याद नहीं, तो घूसा मार देने के कारण कुछ समय बाद अस्पताल में उनकी मौत हुई थी, जिसका मामला भी हाल ही में मतलब आया। और यहाँ पर जो केस हुआ था उसी के मामले की सुनवाई में 1 साल की सजा सुनाई गई। एक्चुअली में यहाँ पर 1 साल की सजा इस प्रकार से सुनाई गई, सरेंडर करने को कहा गया था, जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने सरेंडर किया और यहाँ पर मामले की सुनवाई के बाद उन्हें 1 साल का सजा सुनाया गया है। ये सारी चीजें हैं। अगला होगा हमारा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न किस तिथि को प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 18 मई को। तो प्रत्येक वर्ष 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। और अगर हम बात करें एड्स की, तो एड्स HIV नामक वायरस से होता है। एड्स का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये ध्यान रखिएगा यहाँ से। अब चलेंगे आज के इस वीडियो के हम महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हाल ही में, या फिर कह सकते हैं निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च हुआ है? कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जितने लोग लगे हुए हैं, आप हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये सभी चीज़ों का आप वहाँ पर भरपूर लाभ उठा पाएंगे। 67वें MPSC एग्जाम के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसे आप लोग ज्वाइन कीजिए। इससे आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन होगा। आप ये जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से आप कितने तैयार हैं, किस प्रकार से आपकी तैयारी हुई है, वो सारी चीज़ें यहाँ से आपको पता चलेगा। करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज आपको मिलेगा, बिहार जीके का नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और भी कई सारे नोट्स हैं, टॉपिक बेस्ड नोट्स है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी। तो जल्दी से एप्लीकेशन को ज्वाइन कीजिए। अभी एक ऑफर चल रहा है, तो अभी आपसे ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पर डबल फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।